हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, जोहार। आपका यूट्यूब चैनल स्टडी योद्धा में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और आप सभी को डेली करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में मिलेगा, तो आप सभी ज़रूर देखें और दोस्तों को भी बताएं। देखिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कि पेरिस ओलंपिक खेलों का शुभंकर शुभंकर आप सभी को पता होना चाहिए। एक मोटो जारी किया जाता है जो उस खेल का इंगित करता है। तो आप देख पा रहे हैं एक पक्षी है और पक्षी का आप सभी को नाम बताना है। ईगल्स है या ओलंपिस है या ज्यूस है, द फ्रीजेस है ना। ये ऑप्शन नंबर आपका डी है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इस पर प्रमुख बिंदु पे। आप देख पा रहे हैं प्रमुख प्रमुख बिंदु में ये खेल जो हो रहा है आपका ओलंपिक खेल कहाँ पे हो रहा है? पेरिस में हो रहा है। पेरिस कहे तो फ्रांस में, और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो इसका शुभंकर जो है द फ्रीजेस है और इसका जो मूल डिजाइन किया गया है वो स्वतंत्रता और क्रांतिकारी भावना का प्रतीक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ पेरिस जो है 2024 खेलों का मूल्य और उत्साह को मूर्त रूप देने के लिए चुना गया था। आइए आगे हम लोग देखते हैं इसके अतिरिक्त जानकारी। राष्ट्र परेड के दौरान भारत का ध्वजवाहक कौन है? तो आपको पता होगा पीवी सिंधु और शरत कमल। आपको पता है कि पेरिस ओलंपिक खेल जो है भी 26 जुलाई से, ठीक है, 26 जुलाई से शुरू हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो जिस दिन खेल होता है उसके शुरुआत में राष्ट्र का अपना परेड होता है और परेड में जो होता है क्या होता है, अपना अपना देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ध्वजवाहक। ध्वज मतलब अपने राष्ट्रीय जो ध्वज है उसको लेकर सबसे पहले आगे आगे चलना, जैसे कप्तान के रूप में, और उसके पीछे सारे भारतीय खिलाड़ी चलेंगे, है ना। हर राष्ट्र कैसे होते हैं, चलिए और देखिए। पेरिस 2024 रिले में ओलंपिक मशाल ले जाएगा अभिनव बिंद्रा, और पेरिस 2024 जो रिले में ओलंपिक मशाल ले जाएगा वो है अभिनव बिंद्रा जी लेके जाएंगे। कुल एथलेटिक्स की बात अगर हम करें, पूरे दुनिया से कितने एथलेटिक्स आए हैं, तो 10,500 ना। कितने लोग आए हैं? 10,500 एथलेटिक्स आए हैं। एथलेटिक्स आप लोगों को पता होगा जो खेल है ना। हाँ, एथलीटों की सबसे अधिक संख्या अगर कोई राष्ट्र ने भेजा है, सबसे ज़्यादा खिलाड़ी कोई देश ने भेजा है, वो अमेरिका ने भेजा है। कितना? तो आपका 593। कितना? 593। और भारत के एथलेटिक्स कितने गए हुए हैं? तो 117, ठीक है, 117, 117। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। अब इस खेल का मुख्य वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य है? तो इसका आप देख पा रहे हैं, खेल खुले। क्या है? खेल खुले। आदर्श वाक्य क्या है? खेल खुले। ओलंपिक 2024 में शामिल नए खेल भी हैं, आपको याद रखना है, जिसका नाम है ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्किट। ये आपके देख पा रहे हैं, तो नए खेल जोड़े गए हैं पेरिस ओलंपिक में, जो कि खेल की संख्या कितना है, तो आप देख पा रहे हैं 4 जो है नए खेलों को ऐड किया गया है इस ओलंपिक खेल में। ओलंपिक अगर हम बात करें कि 2028 में कहाँ पे होगा, तो 2028 में होगा वो लॉस एंजिल्स। ये कहाँ है? तो अमेरिका है। कहाँ है? अमेरिका। और आपको याद रखना चाहिए ये जो खेल है कितने वर्षों के बाद होती है, तो ये 4 वर्षों के बाद होती है। ये भी याद आपको रखना है, कितने वर्षों में होती है? 4-4 वर्ष के अंतराल में होती है। 4-4 वर्ष जो है उसके अंतराल में होती है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अभी जो है 2024 में खेल हो रही है पेरिस में, पेरिस के है तो फ्रांस में, और लॉस एंजिल्स में होगा अमेरिका में 2028। कितना में? 2028। शायद भारत में भी 2032 में खेलों का आयोजन देखने को आपको मिल सकता है ना। देखिए अभी तो घोषणा नहीं हुआ है। अगर इससे हम पहले बात करें कि सर 2020 में कहाँ पे खेल हुआ था, तो जापान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जापान में। ये भी आपको याद रखना है कि अब देखिए 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हुआ था। ये 22 में हुआ था, उसकी बात अलग है। लेकिन आपको याद रखना है कि 2020 में ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो जापान में, जो कि आयोजन हुआ था 2022 में। चलिए आज का ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे।
यमन गणराज्य में भारत का अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आप लोग ऑफलाइन क्लास में हमने बताया है कि राजदूत नियुक्त किए जाते हैं जो यूपीएससी के तहत 3 कैटेगरी जो है आपका आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ना, फॉरेन सर्विस जो लोग सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें राजदूत और उच्चायुक्त बनाकर भेजा जाता है। आप लोगों को पता है जो राष्ट्र आपका गुलाम हुआ अंग्रेज़ों को, उस वहाँ पे जो नियुक्त किया जाता है तो उच्चायुक्त कहलाता है। और जो देश अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं थे, अधीन नहीं थे, तो उसे वहाँ पे जो भी व्यक्ति यहाँ से भारत तरफ से नियुक्त होते हैं उसे राजदूत कहते हैं। ऑप्शन 1 अब देख पा रहे हैं, ए है बी मुरलीधरन, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, सुहेल आजाज खान, अहमद बिन मुबारक। चलिए आप लोग बताइए, ये व्यक्ति हैं और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी जिसका नाम है सुहेल आजाज खान, और यही हैं सुहेल आजाज खान। इन्हीं को जो है यमन गणराज्य के जो नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आइए हम इनके बारे में देख लेते हैं कुछ डिटेल में। सुहेल आजाज खान जो है यमन गणराज्य के भारत के अगले राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। सबसे पहली बात है वह यमन राजदूत के रूप में कार्य करते हुए रियाद में भी रहेंगे। रियाद आप लोगों को पता होगा, रियाद किसकी राजधानी है? आप लोग बताइए, रियाद किसकी राजधानी है? और रियाद में भी रहेंगे, है ना। और रियाद रहेंगे यानी कि उस देश का भी जिम्मेवार इन्हीं के ऊपर है। एक नया एडिशनल एक और इनको कार्यभार मिला है जो कि यमन का, है ना। तो यमन प्लस सऊदी अरब के ये राजदूत हैं। तो आपको याद होना चाहिए सऊदी अरब के पहले से राजदूत नियुक्त हुए हैं जिसका राजधानी रियाद है ना, रियाद है। वर्तमान समय में ये सऊदी अरब के ये राजदूत थे, ठीक है। इनको एक और मिला है जिम्मेवारी जो कि यमन के भी अब ये राजदूत होंगे जो कि दोनों देशों को संभालेंगे और सूचना आदान प्रदान करेंगे। उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी का आभार व्यक्त किया है और भारत यमन के संबंधों को मजबूत करने का आशा व्यक्त की है। यमन जो है एशिया में एक संप्रभु राज्य है। संप्रभु मतलब अपना डिसीजन खुद लेता है वैसा राष्ट्र है, स्वतंत्र राष्ट्र है। दक्षिण अरब प्रायद्वीप पे स्थित इसकी सीमा उत्तर में सऊदी अरब और उत्तर पूर्व में ओमान, दक्षिण में हिंद महासागर से लगती है। ये इसकी चौहद्दी हमने बताने का प्रयास किया है। और यमन की राजधानी साना है और वहाँ के मुद्रा का नाम है यमनी रियाल। क्या नाम है? यमनी रियाल। और वहाँ की भाषा है अरबी। चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग 3 देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, कौन सा बंदरगाह भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा की मेज़बानी करेगा? अब बताइए कि कौन सा ऐसा भारत का बंदरगाह है दोस्त जो एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा को मेज़बानी करेगा। कहने का अर्थ हुआ कि जो किसान का जो प्रोडक्ट है ना, खेती, उसका वो क्या करेगा, निर्यात करेगा, आयात करेगा विशेष रूप से। तो आप देख पा रहे हैं चेन्नई बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंद्रा बंदरगाह और बिजाग बंदरगाह। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि आप यहाँ फोटो पर भी देख पा रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, है ना। तो चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं आखिर इस पर क्या होने वाला है। आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, प्रमुख बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। प्रमुख बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए प्रमुख बिंदु क्या है? भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थापित की जाएगी, पहला बात हो गया। ये जो परियोजना जो है ये कितने करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं? तो ये ध्यान देना है आपको, 284.19 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य यही है कि कृषि से लॉजिस्टिक में क्रांतिकारी बदलाव लाना है और बर्बादी को कम करना है। जैसे आप देखिएगा यह सुविधा जो है गैर बासमती चावल, जैसे बासमती चावल तो निर्यात होता ही है, लेकिन गैर बासमती मतलब बासमती के अलावा चावल जाएंगे, मक्का, मसाले, प्याज, गेहूं जैसी वस्तुओं को निर्यात को पूरा करेगी, ये निर्यात करेगी। ये अब बंदरगाह वैसा हो गया है जो सिर्फ किसानों की जो अनाज है उसको अब निर्यात करेगी, है ना। अब जवाहरलाल नेहरू में जमे हुए मांस उत्पादों के लिए प्रमुख प्रवेश द्वार और समुद्री उत्पादों के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार है।
छोटे निर्यातकों को बेहतर लॉजिस्टिक, कंटेनर बुकिंग, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक, निर्यात परिचालन में लाभ होगा। यानी कि जो कंटेनर से ही सामान आता जाता है, जो कि अब बेहतर सुविधा इन्हें मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4। तो 4 आप देख पा रहे हैं 4 आप देख पा रहे हैं पूरा जो है आपका पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए, जैसे हम बोले पुरातात्विक जो हमारे पुराने हैं और पुराने समय का जो हमारे अवशेष बचे हुए हैं, उसे अवैध तस्करी को रोकने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि भारत और अमेरिका के साथ समझौता हुआ है, तो ये बताना है कि किस पे हुआ है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक संपत्ति समझौता। सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है, जो हमारी पुरानी मूर्ति है, उसे क्या है, उसे संरक्षित करना है ताकि उसे कोई तस्करी करके बाहर ना ले जाए। भारत की मूर्ति अमेरिका में ना बेच दिया जाए और अमेरिका की मूर्ति भारत में ना ला के कोई बेच दिया जाए। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौते का उद्देश्य है प्राचीन वस्तुओं और अवैध तस्करी को रोकना। प्राचीन वस्तु जो है उसकी अवैध तस्करी हो रही है, उसे रोकना और उस पर अंकुश लगाना, मानी रोक लगाना, है ना। आप देख पा रहे हैं समझौता सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध आयात निर्यात, है ना, स्वामित्व हस्तांतरण के निषेध, रोकथाम के संसाधनों पर 1970 यूनेस्को कन्वेंशन के अनुरूप ये जो है साइन हुआ है, समझौता हुआ है। इस समझौते पर भारत में संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री गोविंद मोहन और भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत, जिसका नाम है महामहिम जो है एरिक गारसेटिक, ने हस्ताक्षर किया है। आपको पता होनी चाहिए एरिक गारसेटिक जो है अमेरिका के राजदूत हैं भारत में, और आज से साल भर पहले नियुक्त हुए हैं, क्योंकि अमेरिका का राजदूत भारत में बहुत दिनों से खाली था, है ना, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिक के बीच बहुत घमासान जो है एक तरह से विवाद था कि किन्हें भेजा जाए, क्योंकि जो भी अमेरिका का राजदूत आता भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनते। तो फिर ये जो है नाम, इनका तो नाम बहुत पहले चुना गया था, लेकिन ये बहुत बाद में नियुक्त होकर आए हैं, एरिक गारसेटिक। ठीक है, आइए ये आज का जो है क्वेश्चन नंबर आपका ये है आपका 5 देख पा रहे हैं। यूएनएड्स रिपोर्ट के अनुसार 2023 में कितने लोगों को HIV से पीड़ित होंगे। आपको बताना है कि 23 में कितने लोग जो हैं पीड़ित हैं। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 40 लाख, 30 लाख, 5 करोड़ या 60 मिलियन। तो आप देख पा रहे हैं इसका सही उत्तर जो होगा ये 40 मिलियन। कितना होगा? 40 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 2023 में एड्स से संबंधित बीमारी लगभग 6,30,000 लोग मरेंगे, है ना, और इसका आंकड़ा 2004 में हुई थी, जो कि 2.1 मिलियन की मौत की तुलना में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हुआ है। यानी कि 2004 की अपेक्षा तो अच्छा ही रिपोर्ट है। मृत्यु दर जो है 2025 के लिए निर्धारित लक्ष्य आप देख पा रहे हैं 2,50,000 से भी कम से दुगनी है। ये प्रगति धीमी हो गई है और वित्त पोषण कम हो रहा है। कई क्षेत्रों में नए संक्रमण बढ़ रहे हैं। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को, है ना। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप एड्स से बहुत प्रभावित है। अमेरिका हो गया आपका, अफ्रीका हो गया, यूरोपवासी, है ना। और क्योंकि इसका जो टीका बहुत महंगा है, जो कि 6 महीने में भी लगता है, लेकिन महंगा की वजह से सभी को इसका नहीं लगवा पा रहे हैं और इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है जो कि सदा के लिए ठीक किया जाए। चलिए, ये रहा आपका छठा क्वेश्चन है। आप देखिए सॉरी, हाँ, तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर जो है, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर जो है आप देख पा रहे हैं 6। तो 6 में आपका क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए नए पुलिस महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है। तो आप बताइए कि पुलिस महानिदेशक जिनका फोटो लगा हुआ है आप देख पा रहे, तो ऑप्शन है देवेश चंद्र श्रीवास्तव, सौम्या विश्वनाथन, रिमोन सिंघा और हरगोविंद सिंह
धालीवाल। तो धालीवाल जी को जो है हरगोविंद सिंह धालीवाल, HS ऐसा लिखा मिलेगा, धालीवाल को अपॉइंटमेंट किया गया है, ये है ना, कहाँ, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ये DGP बने हैं। तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे कुछ उनसे प्रमुख बातें कुछ देख लेते हैं। जो है देवेश चंद्र श्रीवास्तव, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्तमान DGP हैं, जो अब नई दिल्ली के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। यानी कि दिल्ली से व्यक्ति जा रहे हैं अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार से देवेश चंद्र श्रीवास्तव दिल्ली आ रहे हैं। ठीक है, आइए अब है धालीवाल का कैरियर के बारे में कुछ जान लीजिए। उनका कैरियर बहुत ही शानदार रहा है। हाई प्रोफाइल मामलों को उन्होंने सुलझाने का काम किया है और विभिन्न पदों पर उन्होंने कार्य किया है। धालीवाल का पिछली भूमिका नई नियुक्ति से पहले उन्हें धालीवाल जो है नई दिल्ली का विशेष पुलिस आयुक्त थे। अभी जो है दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त थे। अब इन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का DGP बना दिया गया है, और वहाँ के जो थे DGP देवेश चंद्र श्रीवास्तव, उनको दिल्ली में बनाया गया है DGP। ठीक है, मान्यता है कई प्रमुख मामलों में धालीवाल की जांच कौशल के लिए उजागर किया गया है। मतलब इनका जो जांच है बहुत ही बेहतरीन रहा है, इस वजह से इनको पोस्टिंग वहाँ पे किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 7। बिहार के किस जिला में नया एम्स बनाया जाएगा? तो समस्तीपुर, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। तो ऑप्शन नंबर आपका C होगा, दरभंगा। दरभंगा में नया जो है आपका एम्स का निर्माण किया जाएगा, जो कि आपके स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी हैं, जो कि BJP के प्रमुख अध्यक्ष भी हैं, है ना, BJP के अध्यक्ष भी हैं JP नड्डा जी, जगत प्रकाश नड्डा फुल नाम हुआ। आइए प्रमुख बिंदु, केंद्र सरकार ने बिहार के दरभंगा में एम्स निर्माण की मंजूरी दे दी है, ये आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। प्रस्तावित भूमि दरभंगा जिले के शोभन स्थित बाईपास के पास है। केंद्र सरकार की एक तकनीकी टीम भूमि सर्वेक्षण किया और इसे उपयुक्त पाया कि हाँ ठीक है, यहाँ पे बनाया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार की भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया जो है शुरू करने का अनुरोध किया है। अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, एम्स का जो निर्माण होगा वो 150 एकड़ में होगा। कितने 100 एकड़? 150 एकड़ आप देख पा रहे हैं, अधिक भूमि लेगी। और यहाँ पे आपको पता होगा स्थल पर जो है, मतलब जो हॉस्पिटल बनने वाली है एम्स, वहाँ पे बिजली और पानी का व्यवस्था राज्य सरकार को करनी है। एम्स स्थल तक 4 लेन की कनेक्टिविटी प्रदान किया जाएगा, 4 लेन रोड बनाया जाएगा। दरभंगा के विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ हमारे पड़ोसी देश जो नेपाल है दोस्त, तो नेपाल को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि नेपाल के लोग भी इलाज कराने के लिए भारत आते हैं और बांग्लादेश के लोग भी भारत आते हैं। तो दरभंगा ऐसे जगह पे है जो उत्तरी डिस्ट्रिक्ट है, जो कि नेपाल को नज़दीक पड़ेगा और वो लोग इलाज कराने के लिए आराम से यहाँ पे आ सकते हैं इस एम्स में, दरभंगा में। आइए क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं, ये है आपका 8, और ध्यान से देखिएगा, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये क्वेश्चन है। अब देखिए, भारत में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में नामित होने के बाद उपलब्ध लाभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको कथन दिया गया है और कथन पे विचार करना है। अगर आपकी राजनीतिक आपको पता होगा, राजनीति से इंटरेस्ट रखते होंगे, तो क्या है ना कि कोई भी जो पार्टी है, जो क्षेत्रीय पार्टी हो, स्टेट लेवल का पार्टी हो, केंद्रीय लेवल का पार्टी का जब बनता है, राष्ट्रीय पार्टी के जब दर्जा प्राप्त करता है, तो उसमें और क्या फ़र्क होता है, तो देखिए और उसे क्या लाभ मिलता है। तो राष्ट्रीय पार्टी चुनाव के दौरान राज्य द्वारा संचालित टेलीविज़न और रेडियो चैनलों पर समर्पित प्रसारण समय मिलता है। हाँ, ये तो सही बात है, क्योंकि जब राष्ट्रीय पार्टी बन जाइएगा तो जो भी सरकारी चैनल हैं, अगर हम संसद TV बोले या टेलीविज़न बोले या रेडियो बोले, FM पे, तो आपका भी प्रचार होगा, आपके बारे में भी वहाँ पे बोला जाएगा, उस पार्टी के बारे में। और देखिए सेकेंड आपका ऑप्शन क्या है, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी सीधे भारत का निर्वाचन आयोग के माध्यम में मतदान सूची में संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है। ये तो गलत बात है, ये नहीं हो सकता, है ना, ये गलत है, ये सही है। राष्ट्रीय पार्टी राज्य की राजधानी, कार्यस्थल,
हाँ, कार्यालय का स्थान के लिए पात्र है जी। राष्ट्रीय पार्टी जो है वो राजधानी में उसे कार्यालय खोलने के लिए जगह दिया जाना चाहिए, ये सही बात है। आप देख पा रहे हैं ये आपका नेशनल पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, आप देख पा रहे हैं ना। और यहाँ पे आम आदमी पार्टी, ये जो है ये पार्टी जो है नेशनल पार्टी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा ना दोस्त। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि 2 और सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ये भी आपको याद रखनी है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये तो चीन देख लिए, है ना। आइए, नेशनल पार्टी किससे कहते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग को जानकारी होनी चाहिए पॉलिटी का। तो राष्ट्रीय पार्टी देखिए, आप लोग को पता होगा, यदि वह 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त कर ले या 4 लोकसभा सीट जीत ले, तो आप क्या हो जाइएगा? नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। या 3 राज्यों में 2% लोकसभा की सीटें जीत लीजिए आप। 3 राज्य में चुनाव लड़िए आप, और 2% जो लोकसभा का सीट है, तीनों राज्य का जितना सीट है उसका 2% सीट पर आप जीत जाइए, है ना। तो आपको मान्यता मिल जाएगा। ये 2 तरह से हमने बताने का प्रयास किया। आप 4 राज्य में 6% वोट प्राप्त कर लीजिए और 4 को लोकसभा सीट जीत जाइए, तो आप राष्ट्रीय पार्टी बन जाइएगा। नहीं तो एक और है ऑप्शन, 3 राज्यों के 2% लोकसभा सीटों पर आप विजय प्राप्त कर लीजिए, है ना। मतलब 3 राज्य में, मान लीजिए तीनों राज्य में 30-30 गो लोकसभा सीट है, तो 30 तिहाई 90, और 30 तिहाई 90 का 2% निकाल दीजिए, उसमें जितना सीट आएगा, है ना, उसको आपको क्या करना है दोस्त, उतना में आपको जीत प्राप्त करनी है। अगर आप जीत गए तो आपका पार्टी जो है राष्ट्रीय लेवल का पार्टी बन जाएगा। आइए, प्रतिनिधित्व, ये क्या है प्रतिनिधित्व, आपको ये भी जानना जरूरी है ना। अनेक राज्यों में महत्वपूर्ण जो है उपस्थिति और प्रभाव पड़ता है। प्रतीक और मान्यता आपका चुनाव चिन्ह मिलेगा, और वो पूरे भारत भर में वो चुनाव किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके नाम से सिंबल जारी कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश भर में आप प्रचार कर सकते हैं। देश भर में इस्तेमाल किया जाने वाला अनोखा चुनाव चिन्ह आपको मिल जाएगा। वित्तीय पोषण, निःशुल्क प्रसारण आपको मिलेगा, सरकारी जो चैनल है, मीडिया है, और कार्यालय का आपको स्थान मिलेगा राजधानी में, कि आप कार्यालय यहाँ पे खोल लीजिए। मतदाता सूची तक पहुँच जैसे विशेषाधिकार मिलेगा। उदाहरण के लिए हमारे पास जो है नेशनल पार्टी कौन कौन है? भाजपा है, एक कांग्रेस है, भाकपा है, माकपा है, बसपा है और राकपा है। तो यही आपका जो है उदाहरण के रूप में। और एक आपका आम आदमी पार्टी है, जिसको बोलेंगे हम लोग आप, क्या बोलेंगे? आप, आम आदमी पार्टी। तो ये भी आपको याद रखना है, ये जो है हमारे क्या है, तो नेशनल लेवल के पार्टी हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं ये 9, ठीक है। इनमें से कौन सा पर्वतीय दर्रा जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख के जास्कर क्षेत्र से जोड़ता है? यानी इसमें क्या पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के जो है लाहौल क्षेत्र को लद्दाख के जास्कर क्षेत्र से जोड़ता है। भाई कौन सा दर्रा है? तो आप लोग को पता होनी चाहिए, दर्रा सिपकिला दर्रा, सिकुंदला, जोजिला या रोहतांग। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन होगा आपका बी। क्या है आपका ऑप्शन? बी है ना दोस्त। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा ना। संकुला जो है आपको पता होगा, अभी 26 तारीख को कारगिल दिवस मनाया गया। तो आप देख पा रहे हैं कैसे कैसे है, आप देख पा रहे हैं ना, हिमाचल से कैसे जोड़ रहा है जास्कर के श्रेणी को ना, लेह को। तो ये आप लोग को ये जानकारी होनी चाहिए। ये हमने मैप भी लगाने का प्रयास किया है, और इस तरह से ऐसे रोड बनाया गया है। कारगिल विजय दिवस के 25वीं जो है वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी सिकुनला सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया है, जो कि लद्दाख, आप लोगों को भी पता होनी चाहिए कि लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंची सुरंग होगी। और इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन, जिसको बोलते हैं बीआरओ का स्थापना जो है 1 मई, है ना, 1 मई 1960 को इसकी स्थापना
किया गया था, जो कि 1681 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा, है ना। ये आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। उड़ीसा सरकार जो है कितना बजट पास किए हैं 2024-25 के लिए। बजट उन्होंने उड़ीसा सरकार लाया है, जो कि आप लोग को पता होगा, बीजेपी की सरकार वहाँ पे बनी है उड़ीसा में। तो पहला जो है बीजेपी के द्वारा ये लाया गया है बजट, ये भी याद रखना है। 24-25 में जो है 2.65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है, इसलिए हमने लाया है, वो बजट में सबसे ज़्यादा फोकस है कृषि का, सिंचाई और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है ना। पिछले साल की अपेक्षा जो है ये 15% अधिक बजट को पास किया गया है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री आप लोगों को पता होनी चाहिए, मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है मोहन चरण मांझी, है ना। तो ये याद रखिए। और उड़ीसा में भाजपा का पहला ये बजट है, क्योंकि सरकार पहली बार बनी है ना। अभी उससे पहले नवीन पटनायक जी की सरकार थी और काफ़ी सालों तक उन्होंने राज किया। चलिए, अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नामित चराई देव मैदान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, मेघालय। ऑप्शन नंबर ये असम। और ये एक राजघराने से जुड़ा हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं, है ना। हाँ, देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आप देख पा रहे हैं, ये जो है असम के शिव सागर के लगभग 30 किलोमीटर दूर पर स्थित है, जिसका नाम है चराई देव मैदान। अब ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल हो गया, उसे सिलेक्ट कर लिया गया है। असम के पिरामिड के नाम से भी ये जाना जाता है, आपको पता होनी चाहिए। और ये अहोम राजवंश के 90 से अधिक शाही दफन टीलों के लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण है। यानी कि अहोम राजवंश थे, उन्होंने 90 से अधिक शाही को दफनाया है वहाँ पे। तो ये याद रखनी है। और जो कि आप 1253 में लाओलुंग शिव काफा द्वारा स्थापित अहोम साम्राज्य की पहली राजधानी चराईदेव अहोम शक्ति का प्रतीक है। यह पूर्वजों की देवता और एक पवित्र स्थल माना जाता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए, असम से जो है अभी जो पुरातात्विक जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ASI द्वारा संरक्षित में अगर देखा जाए तो 30 है दफन टीले। और एक बात और आपको याद रखना है, असम के मुख्यमंत्री जो हेमंता बिस्वा शर्मा है। और वहाँ पे जो है एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पे एक सिंह के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और एक मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर में पहले से शामिल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, एक और आपका जुड़ गया जिसका नाम है चराई देव मैदान, है ना। आइए अब क्वेश्चन जो है, अब हम लोग अंत की ओर पहुंच रहे हैं। 12 हमजा हज जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के उपराष्ट्रपति थे? तो आपको पता होनी चाहिए, मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। तो इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया के उप राष्ट्रपति थे 2001 से 2004 तक। इनके पार्टी का नाम था, है ना, PP डेवलपमेंट प्लानिंग पार्टी। तो ये आपको याद होनी चाहिए। और इन्होंने उपराष्ट्रपति बना था इंडोनेशिया का। और इंडोनेशिया की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, है ना। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और ये यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा तो कितनी जकार्ता है और जनसंख्या कितना है, तो 27 करोड़ है। कितना है? 27 करोड़ है। और आधिकारिक भाषा जो है इंडोनेशियाई भाषा है। और अभी वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है जोको विडोडो। क्वेश्चन नंबर आप 13 देख पा रहे हैं। वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमन, उनके द्वारा 26 जुलाई 2024 को उन्नत कौशल ऋण योजना उन्होंने क्या क्या है, उसकी सीमा को बढ़ा दिया है। उन्नत कौशल ऋण योजना का कितना, तो इसका राइट आंसर होगा 7.5 लाख रुपए जो है बढ़ा दिया गया, 7.5 लाख रुपए तक। अब जो है मॉडल कौशल ऋण योजना में पुनः शुरू किया गया है, जिसके तहत ऋण को 1.5 लाख रुपए को बढ़ा दिया गया है
7 लाख रुपए कर दिया गया है। इसमें आप देखिए क्या है इसका मुख्य बात इस पे। नई सीमा क्या है, अधिकतम ऋण की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर अब कर दिया गया है 7.5 लाख। उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा से जुड़ी कौशल पाठ्यक्रमों के अलावा कौशल पाठ्यक्रमों की व्यापक श्रृंखला के रूप में सुगम बनाना है। और इसमें है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को बढ़ावा देना है। अपेक्षित प्रभाव इससे क्या होगा, 25,000 छात्रों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। इसके पीछे कुछ ये कारण था कि सीमित जो है ऋण राशि और उच्च पाठ्यक्रम शुल्क के कारण कम रुचि ले रहे थे लोग। अब इसमें जो ट्रेनिंग लेंगे उन्हें पैसा भी दिया जाएगा। डाल्टेंगे में तो ये चल रहा है ना। आइए, कौन सी देश है, आपको याद होनी चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए, किस देश ने अक्टूबर, क्या है, कौन सा देश ने अक्टूबर ना, आप देख पा रहे हैं, कौन सा देश अक्टूबर 2023 में अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया, जिसका उद्देश्य जो है बड़ी कंपनी के लिए कार्बन बजट पद्धति में ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन में कटौती करना है। ब्राज़ील, भारत या साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका दक्षिण अफ्रीका, है ना। दक्षिण अफ्रीका में जो है ये रोक लगा दिया गया है कि आप ज़्यादा गैस को उत्सर्जन नहीं कर सकते। दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है सिरिल रामाफोसा। क्या नाम है दोस्त, सिरिल रामाफोसा है। और उन्होंने ये उत्सर्जन को सीमित करने का दबाव बनाया है कंपनियों पे, शहरों पे, जिसे व्यापक परिवर्तन कानून पर हस्ताक्षर किए गए हैं, है ना। कानून बना था लेकिन हस्ताक्षर अभी हुआ है। और 15 आज की ये लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में दल बदल विरोधी कानून के तहत 2 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जिसमें बोरिया के झामुमो विधायक और मांडू के भाजपा विधायक शामिल हैं। यानी कि 2 विधायकों को जो है विधायक की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। और वो कानून है दल बदल कानून। आप लोग को पता होगा हमारी अनुसूची जो 10वां है और 10 में जो है दल बदल कानून है, उसी के तहत इन लोगों की विधायिका चली गई है। किस राज्य के हैं, तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका, ये है आपका झारखंड की बात है, अपने राज्य की बात है ना। और देखिए झारखंड के विधायक रहे झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष न्यायीकरण के द्वारा, आप लोग को पता होगा जो हमारे स्पीकर महोदय हैं। दल बदल विरोधी कानून के तहत 2 विधायकों को निलंबित उन्हें हटा दिया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया। लोविन हेम्ब्रम को, झामुमो और जयप्रकाश भाई पटेल, ये है ना, जो कांग्रेस में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कि अयोग्यता का आदेश विधानसभा के 6 दिवसीय मानसून अभी सत्र चलने वाला है, जो एक दिन पहले ये कर दिया गया, इन लोग का अयोग्य घोषित कर दिया गया कि आप योग्य नहीं हैं। झामुमो और भाजपा में आप देखिएगा तो हेम्ब्रोम और पटेल जी के खिलाफ जो है दल बदल के लिए कार्रवाई हुई है। आपको पता होना चाहिए कि लोविन हेम्ब्रम जो है राजमहल लोकसभा सीट पे विजय हंसदा के खिलाफ स्वतंत्र कहे तो निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिससे पार्टी नाराज थी और इन्हें उसका पनिशमेंट दिया। इसी प्रकार जयप्रकाश भाई पटेल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए, जो कि पहले से बीजेपी में थे, और इन्होंने हजारीबाग से चुनाव लड़ने का काम किया, जो कि हजारीबाग से बीजेपी का ही कैंडिडेट खड़ा था। अपने पार्टी को ही नुकसान पहुंचाने का काम किया, इस वजह से इन्हें पनिशमेंट मिला है। और हेम्ब्रोम और पटेल दोनों जो है चुनाव हार भी गए हैं लोकसभा में, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। तो चलिए आज का जो क्लास है वो यहीं पे रोक दिया जा रहा है, और ये अब कल से जो है हम आज जितने पढ़ाए हैं उसका हम रिवीजन भी कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा और आप लोग को जुड़ना है ना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। सभी को बाय बाय, धन्यवाद। डेली आप लोग क्लास में ज़रूर जुड़े, लोगों को बताएं। बाय।